is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब बाइपोलैरिटी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में या 2 मेन जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच में डिवाइड हो गया था। उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे, टेंशंस क्रिएटेड थी, बट कभी भी वॉर नहीं हुई। वॉर जैसे सिचुएशंस थी बट कभी वॉर हुई नहीं ऑन ग्राउंड। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ जो 1991 तक चला और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये जो कोल्ड वॉर एरा है उसका एंड हुआ, कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ। तो आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे इस चैप्टर की, जहां पे हम ये जानेंगे कि बाइपोलैरिटी क्या है, किन 2 मेन ब्लॉक्स में जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड था, उसके बारे में हम आज के इंट्रोडक्शन में देखेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद की सिचुएशंस कैसी थी, यानी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, वो हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, देखेंगे। After the Second World War, 1945, the world was divided into 2 major power blocks. This division is called bipolarity. अब Second World War के बाद, Second World War end हुआ 1945 में, तो Second World War के बाद से हमें 2 मेन जो सुपर पावर्स हैं वो देखने को मिली, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर जो आज प्रेजेंट डे रशिया और रशिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको मिला के उनके अलायंस को कहा जाता था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर और यूएसए ये 2 मेन सुपर पावर्स थी। 1945 के बाद से ये वर्ल्ड पे लीड कर रही थी। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में टेंशंस क्रिएटेड थी और वॉर जैसी सिचुएशंस कभी कभार हुआ करती थी, तो लेकिन वॉर नहीं होती थी। इसी वजह से हम इस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहते हैं। मतलब वॉर लाइक सिचुएशंस हैं बट वॉर हो नहीं रही है, तो उस टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर कहेंगे। तो ऐसा कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ 1945 के बाद से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 के बाद से जो 2 मेजर पावर ब्लॉक्स हैं वो हमें देखने को मिले, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इसी डिवीजन को जब वर्ल्ड जो है वो 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया है, वर्ल्ड पे 2 पावर ब्लॉक्स रूल कर रही हैं, तो उस टाइम पीरियड को बाइपोलैरिटी कहा गया। यानी कि बाय मतलब बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, जिसमें बाय का मतलब है 2 और पोलर का मतलब है सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि 2 ऐसे ब्लॉक्स थे, 2 ऐसी कंट्रीज थी जिनके बीच में पावर डिवाइड हो गई। पूरे वर्ल्ड पे ये दोनों कंट्रीज रूल कर रही थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में टेंशंस क्रिएटेड थी, उस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा गया। 2 सुपर पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। फर्स्ट वन वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अब ये जो हमारे 2 पावर ब्लॉक्स थे इनके बीच में कभी भी वॉर हुई नहीं, लेकिन आइडियोलॉजी को लेकर के इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहा करते थे। क्यों? क्योंकि यूएसए का मानना था कि हमें कैपिटलिस्ट ब्लॉक को प्रमोट करना चाहिए, यानी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसे प्रमोट करना चाहिए। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में हमारा ये मानना रहता है कि सभी लोगों को राइट मिले कि वो अपने हिसाब से बिजनेसेस सेटअप कर पाए और ग्रो कर पाए, यानी हर एक पर्सन खुद अर्न कर पाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार हो सब लोगों को। ये हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मानते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म में हम ये मानते हैं कि लोगों को हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जिसके थ्रू वो ग्रो कर पाए, अपना डेवलपमेंट कर पाए। और ऐसी सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो क्लास डिफरेंशिएशन है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि कोई रिच होता है और कोई पुअर होता है। जिन लोगों में कैपेबिलिटी होती है, जो एफर्ट्स करते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं, डेवलप कर जाते हैं और वो वेल्थ जनरेट करते हैं, यानी कि इनकम जनरेट करते हैं, तो वो रिच हो जाते हैं। और जो लोग अपनी कैपेबिलिटीज का यूज नहीं कर पाते, जो अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट जिन लोगों को नहीं मिल पाता है, वो लोग गरीब रह जाते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को कौन फॉलो किया करता था? यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जा रहा है, यानी कि ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। यूएसएसआर लेड द सोशलिस्ट ब्लॉक। जो सोशलिज्म है इस आइडियोलॉजी को मानना था, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी यूएसएसआर। तो सोशलिज्म जो है इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया करते थे यूएसएसआर की कंट्रीज। अब जो सोशलिज्म है उसमें हमारा मानना ये है कि कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट
कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, तो हमें कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए काम करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमें खत्म करनी है, सोसाइटी में हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे जो सोशलिस्ट सिस्टम है, जो सोशलिज्म है, उसमें हमारा मानना ये रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, गवर्नमेंट जितना हो सके लोगों की लाइफ में, सिटीजन्स की लाइफ में इंटरफेयर करे। वहीं पे कैपिटलिज्म में हम लोगों का मानना ये रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो तभी लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करे जब जरूरत हो, जब नेसेसरी हो। अननेसेसरीली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता हमें कैपिटलिज्म में। और यहीं पे सोशलिज्म में हमारा मानना ये रहता है कि गवर्नमेंट जितना हो सके, भले ही उन्हें गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए सिटीजन्स की लाइफ में इंटरफेयर करना पड़े, प्राइवेट स्फीयर में इंटरफेयर करना पड़े, पर गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे उनकी लाइफ में इंटरफेयर करके। तो ऐसा मानना है सोशलिज्म में। तो सोशलिज्म जो है इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे यूएसएसआर की कंट्रीज, और यूएसए जो है और यूएसए के जो अलायंस कंट्रीज थी, जो यूएसए से जुड़ी हुई थी कंट्रीज, तो वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करते थे। और इन दोनों ही पावर ब्लॉक्स के बीच में आइडियोलॉजीज को लेकर के कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। ऑन ग्राउंड कोई वॉर नहीं हुआ, इसलिए इस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा जाता है। कोल्ड वॉर, द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इज नोन एज द कोल्ड वॉर। अब जो यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी टाइम पीरियड को हमने कोल्ड वॉर कहा है, जहां पे ऑन ग्राउंड वॉर नहीं हो रही है, बट आइडियोलॉजीज को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों अपोजिट आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं। It was called a Cold War because no direct war was fought between the two superpowers. अब इस टाइम पीरियड को हम कोल्ड वॉर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पे 1945 के बाद से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, कोई भी हमें रशिया और जो यूएसए है उनके बीच में कोई भी हमें ऑन ग्राउंड वॉर देखने को नहीं मिली है, बट आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं। हमने इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोई वॉर होती नहीं देखी, यानी इनके बीच में ऑन ग्राउंड वॉर नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई है। दे कम्पीटेड थ्रू आइडियोलॉजीज एंड मिलिट्री अलायंसेस, बट इन्होंने क्या किया है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे। यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो किया करता था और यूएसएसआर सोशलिज्म को फॉलो किया करता था, और दोनों ही आइडियोलॉजीज एक दूसरे के अपोजिट में लाई करती हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिशन में रहती हैं ये दोनों आइडियोलॉजीज। इसी की वजह से इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स थे। साथ ही साथ मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि ग्रुप बना लिए थे इन यूएसए और यूएसएसआर के जो कंट्रीज थी, इन्होंने ग्रुप बना लिए थे। जो यूएसए है उसने जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करने वाली जो कंट्रीज हैं उनके साथ अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया मिलिट्री सपोर्ट के लिए, और उस ग्रुप को कहा गया नाटो। अब नाटो जो है उसमें जितने भी कंट्रीज थी, अगर उनमें से किसी भी एक कंट्री पे यूएसएसआर के अलायंस कंट्रीज अगर बाय चांस वॉर छेड़ देते, यानी कि लड़ाई हो जाती, तो उसकी वजह से यूएसए जो है वो भी ऑन ग्राउंड वॉर में उतर जाता। तो इस टाइप से देखा जाता था, यानी कि जो पूरा ग्रुप है उसमें से अगर एक कंट्री पे अटैक होगा तो पूरी कंट्रीज मिल करके वॉर स्टार्ट कर देती। तो इस टाइप के अलायंसेस बनाए थे, मिलिट्री अलायंसेस, यानी कि मिलिट्री हेल्प के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अलायंस बनाए गए थे। और ऐसे ही यूएसएसआर ने जो अलायंस बनाया था वो था वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट साइन करके ये अलायंस बनाया था यूएसएसआर ने, और यूएसए जो है उसने नाटो, ये अपना अलायंस बनाया था। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे, जो बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, जब सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब डिफरेंट कंट्रीज जो है वो यूएसएसआर से अलग हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद जाके यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जाकर के जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हुआ 1991 में। और उसके खत्म होने के बाद कैसे इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हमारे ग्लोबल वर्ल्ड पे, यानी कि हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिले हमें, कैसे ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसमें हमें कॉन्सिक्वेंसेस कौन से देखने को मिले कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से, वही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको समझ में आई है, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर हो गया था, यानी कि दो मेन ब्लॉक्स थे, मेन पावर ब्लॉक्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, जो पूरे वर्ल्ड पे लीड कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स थे। और यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों ही मेन थे, मेन सुपर
सुपर पावर थे उस टाइम पीरियड के आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इन्हीं के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे और इसी टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा गया। अब यूएसएसआर जो है उसी को हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सोवियत यूनियन में कैसा सिस्टम चला करता था, सोवियत सिस्टम के क्या फीचर्स थे, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम आज के वीडियो में यूएसएसआर पे अपना डिस्कशन करेंगे। अब यूएसएसआर जो है, सबसे पहले यूएसएसआर का ओरिजिन कैसे हुआ, तो बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अक्टूबर में हुआ था ये, 1917 में अक्टूबर में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जिस रेवोल्यूशन के थ्रू लोगों ने क्या किया, अपनी जो मोनार्की है उसे खत्म किया, सार जो है उसको हराया, यानी कि जो राजा है उसके रूल को खत्म किया, मोनार्की को एंड कर दिया, और इसी के साथ लोगों ने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया व्लादिमीर लेनिन के अंडर में। तो व्लादिमीर लेनिन जो है, इनकी आइडियोलॉजी जो थी सोशलिज्म, उसे हमने अडॉप्ट किया और इन्हीं के अंडर में ये सोशलिस्ट सिस्टम ग्रो करता चला गया। 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तभी हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट करा, और 1922 में जाकर के एक अग्रीमेंट साइन किया गया डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। आज प्रेजेंट डे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और जो ट्रांस कॉकेशियन एरिया है, तो वो कंट्रीज जो है उन्होंने मिलकर यूएसएसआर बनाया, एक अलायंस बना लिया। तो यूक्रेन, रशिया, बेलारूस और ट्रांस कॉकेशियन कंट्रीज जो हैं, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 1922 में, एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर। और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद से जो यूएसएसआर है वो एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट सिस्टम पे आगे कंटिन्यू रहा, और सोशलिस्ट सिस्टम जो है वही अडॉप्ट किया डिफरेंट कंट्रीज ने, जिन्हें यूएसएसआर कहा गया। इन अलायंस को यूएसएसआर की कैटेगरी में लाया गया। डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर जो अलायंस बनाया उसे यूएसएसआर कहा गया, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज यूनाइटेड हुई और वो सोशलिस्ट सिस्टम पे चली, तभी हम इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है उन्होंने मिलकर सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया और एक अलायंस, एक ग्रुप बना लिया, उसी को हमने यूएसएसआर कहा। ये कब हुआ, 1917 के रेवोल्यूशन के बाद से ये सब स्टार्ट हुआ, और 1922 में आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ये जो यूएसएसआर है उसे हमने एस्टैब्लिश किया। तो सोवियत सिस्टम को हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सोवियत सिस्टम वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड इन द यूएसएसआर। इट वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म। अब सोवियत सिस्टम जो है, यानी कि यूएसएसआर का जो सिस्टम है, वहां पे हम मेनली सोशलिज्म को फॉलो किया करते थे, यानी कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो प्रिवेल किया करती थी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में हमारा मानना ये रहता है कि हम सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करें, यानी कि इकोनॉमी के बेसिस पे कोई भी रिच ना हो, कोई भी पुअर ना हो, इनके बीच का जो गैप है उसे खत्म करना होता है। जो गवर्नमेंट है वही सारे रिसोर्सेज को ओन करती है, गवर्नमेंट लोगों के यानी सिटीजंस के वेलफेयर के लिए काम करती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करती है, लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी में हमारा क्या मानना रहता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजंस के, इंडिविजुअल्स के जो भी डिमांड है उन्हें सुने और इनइक्वालिटीज को खत्म करें। तो उसके बेसिस पे ही सोशलिज्म आइडियोलॉजी आगे बढ़ी, कंटिन्यू करी, और सोशलिज्म जो है उसे अडॉप्ट किया गया सोवियत सिस्टम में। और सोवियत सिस्टम जो है वहां पे हमें एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिला, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिला जहां पे सब चीजें सोशलिज्म पर ही बेस्ड थी। यानी कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा रहा था, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमें सोशलिज्म देखने को मिल रहा था। हम लोगों ने सोवियत सिस्टम में लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट किया। पॉलिटिकली हम लोगों ने डिफरेंट मेजर्स लिए, लोगों को डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी पॉलिटिकली, और इकोनॉमिकली हमने क्या किया है, इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए काम किया सोवियत यूनियन में। फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, देयर वाज वन पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी। अब सोवियत सिस्टम जो है, यानी कि यूएसएसआर में सिर्फ एक पार्टी रूल किया करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई दूसरी पार्टी अलाउड ही नहीं थी, अपोजिशन अलाउड ही नहीं था, और लोग जो है वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस रेज नहीं कर सकते थे। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो यूएसए हुआ करती थी, जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही है, और जो यूएसएसआर है वहां पे हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पार्टी रूल कर रही है, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी के ही पास सारी अथॉरिटी है। द इकोनॉमी वाज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और जो इकोनॉमी है उसे भी मेनली गवर्नमेंट ही कंट्रोल किया करती थी, गवर्नमेंट ही सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया करती थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉट अलाउड। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कैपिटलिज्म में हमें देखने को मिलती है, यानी कि सभी लोगों को राइट है कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकें, लेकिन ऐसा हमें सोवियत यूनियन में देखने को नहीं मिला। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अलाउ ही नहीं की गई, यानी कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे।
सब कुछ, सारे लैंड, सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं। तो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं थे, राइट्स नहीं थे। द स्टेट कंट्रोल्ड ऑल मेजर इंडस्ट्रीज। स्टेट जो है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल क्या करती थी, यानी कि स्टेट ही सारी जो मेजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उन्हें कंट्रोल करती थी। स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है वही सब रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी, वही सब रिसोर्सेज को ओन करती थी गवर्नमेंट। सोवियत यूनियन में जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, एनर्जी इंडस्ट्रीज हो गई, जो भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं कंट्रीज की, तो वो कौन ओन करती थी, कौन उस पे कंट्रोल किया करता था, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट। दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका कंट्रोल रहता था सारे रिसोर्सेज पे, सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उस पर किसका कंट्रोल रहा करता था, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट का, कम्युनिस्ट पार्टी का। The state provided basic needs to people। अब जो स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स, अब जो सोवियत यूनियन है वहां पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों की जो बेसिक नीड्स है उन्हें फुलफिल किया करती थी, यानी कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करती थी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशनल फैसिलिटीज हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब काम मैनेज किया करती थी गवर्नमेंट सोवियत यूनियन में। There was no unemployment, और वहां पे लोग अनएम्प्लॉयड थे ही नहीं, सभी के पास काम था, कोई भी बेरोजगार नहीं था सोवियत यूनियन में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सबके भले के लिए काम कर रही है, सबके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट इंश्योर क्या करती थी कि हर एक पर्सन जो है इनकम जनरेट कर पाए और अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। The system promoted economic equality, और जो सोवियत यूनियन का सिस्टम था वहां पे हमने क्या कोशिश करी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए, यानी कि रिच और पुअर के बीच में हमें गैप देखने को ना मिले, रिच और पुअर सभी को एक इक्वल लेवल पे लाके रख रखा था सोवियत यूनियन में, यानी कि इक्वालिटी प्रमोट की जा रही थी इकोनॉमिकली। जो रिच पीपल हुआ करते थे उनसे एक तरह, अब क्योंकि लैंड जो है वो सारी गवर्नमेंट के पास है, लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार नहीं है, कलेक्टिवली पूरे लैंड पे लोग काम किया करते थे और उन्हें गवर्नमेंट इक्वली पे किया करती थी उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। रोल ऑफ द स्टेट प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब स्टेट जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट कर रही थी। एक तरह से जो मोनार्की है उसे इन्होंने खत्म किया रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में, मोनार्की को खत्म किया। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी राजा के पास, मोनार्क के पास। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टेट जो इन्होंने स्टैब्लिश किया, यानी कि जो गवर्नमेंट इन्होंने इलेक्ट करी है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही पार्टी है जो रूल करती है, एक ही पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट बार बार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ भी हमें वही मोनार्की वाला सिस्टम देखने को मिल रहा है जहाँ पे सारी अथॉरिटी सिर्फ एक ही पार्टी के पास है और लोगों के वेलफेयर के लिए भले ही काम किया जा रहा हो लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है। गवर्नमेंट लोगों को राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज तो दे रहे हैं हम सिटीजन्स को, बट उन्हें उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले, हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज मिले, सारी हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो, फूड की, शेल्टर की, सारी नीड्स हमारी फुलफिल हो, बट अगर हमें बोलने का अधिकार नहीं है, अगर हमें अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है हमारे पास, जस्टिस हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इन सभी बेसिक फैसिलिटीज का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। इन सभी बेसिक फैसिलिटीज से हम लोग अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। हमें अपनी लाइफ, हमें एक बेटर लाइफ जीने के लिए कुछ राइट्स भी चाहिए होते हैं, फ्रीडम चाहिए होती है, जो यहाँ पे नहीं दी जा रही थी सोवियत यूनियन में। सिटीजन्स हैड लिमिटेड फ्रीडम, सिटीजन जो है ना बहुत कम ही आजादी दी गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पेशली लोगों से छीन ली गई थी, जिससे कि लोग अपनी मर्जी से खुद के आइडियाज एक्सप्रेस ना करें अगेंस्ट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट क्लोजली मॉनिटर्ड पब्लिक लाइफ, और गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक और कभी कभार हुआ करता था कि प्राइवेट लाइफ में भी इंटरफेयर किया करती थी। लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। पहले स्टार्टिंग में जब ये सिस्टम चला आ रहा था तब स्टार्टिंग में हमें सोसाइटी का वेलफेयर होता हुआ नजर आ रहा था, बट धीरे धीरे ये जो सिस्टम है वो उसमें करप्शन बढ़ने लगा, हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई और गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से सारे काम करने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है कि एक ही पार्टी है जो रूल करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, और अपोजिशन अलाउड ही नहीं है। तो भले ही हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें या ना करें, गवर्नमेंट तो हमारी बननी है, सरकार हमारी बननी है। तो इस आइडियोलॉजी की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने बाद में सोवियत यूनियन में बाद में गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना तक बंद कर दिया था। और क्योंकि ये अथॉरिटेटिव होती जा रही थी गवर्नमेंट, इसी वजह से बाद में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ 1991 में। और 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही जो हमारा कोल्ड वॉर एरा है वो खत्म हुआ। तो
सोवियत यूनियन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया। सोशलिज्म में हमने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई। अब इस सोवियत यूनियन के हमने फीचर्स डिस्कस करे, स्टेट का यानी गवर्नमेंट का क्या रोल था वो हमने डिस्कस किया। नाउ विल सी द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सोवियत यूनियन। Now what are the strengths of Soviet system? तो अब सोवियत सिस्टम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, क्या सोवियत सिस्टम में अच्छा काम हो रहा था। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से डेवलप कर रही थी। इंडस्ट्रीज पे मेन कंट्रोल किसका था, स्टेट का, गवर्नमेंट का। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला कहाँ पे, सोवियत यूनियन में। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि आर्मी अच्छी खासी इन्होंने मेंटेन कर रखी थी। अब यूएसए और यूएसएसआर इनके बीच में क्योंकि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोल्ड वॉर वाला एरिया है, यानी वॉर कभी भी हो सकती थी, ऐसी सिचुएशंस बनी हुई थी, बट वॉर हुई नहीं। तो वॉर लाइक सिचुएशंस जो बनी हुई हैं, तो उस टाइम पीरियड पे यूएसए और यूएसएसआर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपनी आर्मी मेंटेन करके रखें, वेपन्स जो है वो पहले से रेडी करके रखें। यूएसए जो है वो न्यूक्लियर बम बनाया करता था, तो यूएसएसआर जो है वो भी उतने ही न्यूक्लियर बम्स बना लिया करता था। यूएसए हाइड्रोजन बम्स बनाना है तो यूएसएसआर भी वही किया करता था। तो इस टाइप से दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो अपनी पावर असर्ट कर पाए अगर वॉर हो तो इसके थ्रू मिलिट्री पावर ज्यादा स्ट्रेंथन अप हुई। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे यूएसएसआर में रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए काम किया यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने। इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी एंड हेल्थ केयर, अब एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, क्योंकि ये सोशलिज्म पर बेस्ड है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अभी हमने देखा था फीचर्स में, गवर्नमेंट जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो फुलफिल कर रही थी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। तो लोगों को जो भी उनकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करने के लिए कौन काम कर रहा था, गवर्नमेंट डिफरेंट मेजर्स ले रही थी लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लिमिटेशंस ऑफ द सोवियत सिस्टम, अब इस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, लोग जो है उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, लोगों के पास आजादी नहीं थी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की। क्यों, क्योंकि ये अगर लोगों को ये फ्रीडम दे दी जाती तो हो सकता था कि सिटीजन्स जो हैं वो अपनी वॉइस रेज करें अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो इसीलिए लोगों को ये फ्रीडम दी ही नहीं गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नो चॉइस फॉर सिटीजन्स के लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही बार बार गवर्नमेंट बनाती थी, तो सिटीजन्स के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था। स्लो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा तेजी से नहीं हुआ, ग्रेजुअली हमें देखने को मिल रहा था। जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ग्रेजुअली हो रहा था। एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गया, यानी स्टेट जो है उसी ने हर एक फील्ड में अपनी अथॉरिटी असर्ट करी। स्टेट जो है वही सभी एस्पेक्ट्स में अपना डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, यानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गई थी, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो सिटीजन्स थी, उन्हें सफर करना पड़ रहा था। इट्स रिजिड सिस्टम क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम्स, और ये जो रिजिड सिस्टम बन गया था, यानी कि इतना ज्यादा अथॉरिटेटिव जो सिस्टम बन गया था सोवियत यूनियन में, तो इसी सिस्टम की वजह से जो सोवियत यूनियन है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स रेज हुई, लोग जो है, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें सफर करना पड़ा, और एट द एंड इन्हीं सब सिस्टम के थ्रू, इन्हीं सब फीचर्स के थ्रू, अथॉरिटेटिवनेस की ही वजह से जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, और कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि सोवियत यूनियन जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, उसके बाद जाके बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं उसे, तो उस रेवोल्यूशन के बाद जाके सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया अंडर व्लादिमीर लेनिन, और 1922 में ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर, ये ट्रीटी साइन की गई 1922 में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांसकोकेशियन कंट्रीज जो है उनके बीच में ये जो ट्रीटी थी वो साइन की गई, और इस टाइप से यूएसएसआर जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया। और अब यूएसएसआर जो है उसका पूरा सिस्टम कैसा चला रहा था, यूएसएसआर में कौन से फीचर हमें देखने को मिल रहे थे, स्टेट का क्या रोल था, और साथ ही साथ स्टेट के यानी इस सिस्टम में कौन सी स्ट्रेंथ थी और कौन सी लिमिटेशंस थी, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। अब लिमिटेशन क्या थी कि ये जो सोवियत यूनियन का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होता चला गया, जिसकी वजह से एट द एंड डिसइंटीग्रेशन भी हुआ सोवियत यूनियन का 1991 में। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच।
everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। हमने पिछले ही टॉपिक में डिस्कस किया था सोवियत यूनियन के कौन कौन से फीचर्स थे, सोवियत सिस्टम कैसे वर्क किया करता था, ये सब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि सोवियत सिस्टम जो है वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड था, जहां पे हमारी ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि गवर्नमेंट लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए। हमारी ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट से। तो वही सिस्टम, वही आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रखी थी सोवियत यूनियन ने। और यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करता था, जहां पे लोगों को राइट्स दिए जाते थे, फ्रीडम दी जाती थी, साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने के भी अधिकार है लोगों को कैपिटलिज्म में। तो यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और उसी टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा गया। अब आज के वीडियो में हम सोवियत यूनियन के जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लीडरशिप वाज मेनली इन द हैंड्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। हमने ये भी देखा था कि वहां पे सोवियत यूनियन में सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकती थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही लीडरशिप हैंडल किया करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी से ही लीडर इलेक्ट हुआ करते थे, गवर्नमेंट बना करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ही लीडर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनाया करते थे सोवियत यूनियन में। सबसे पहले है व्लादिमीर लेनिन, जिनका टाइमलाइन कब से कब तक का रहा, 1917 से 1924 तक इन्होंने रूल किया सोवियत यूनियन पे। इनकी गवर्नमेंट थी इनके लीडरशिप में। फाउंडर ऑफ द सोवियत यूनियन, व्लादिमीर लेनिन जो है इन्हें फाउंडर कहा जाता है सोवियत यूनियन का, क्योंकि इन्होंने ही सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश करवाया। इन्होंने ही, व्लादिमीर लेनिन ने ही सोशलिज्म को अडॉप्ट करा। लेड द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जब सार रेजिम को हटा करके हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, तो वो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसे किसने लीड किया था, उसके लीडर कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन की ही वजह से सोशलिज्म आइडियोलॉजी अडॉप्ट की गई सोवियत यूनियन में। और उसके बाद 1922 में जाकर के एट द एंड हम लोगों ने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया, डिफरेंट कंट्रीज के अग्रीमेंट के थ्रू ट्रीटी साइन की गई। उसके बाद जाकर के जो सोवियत यूनियन है वो हमने एस्टैब्लिश किया। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन, जिसे हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसे लीड किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने। और इसी टाइम पीरियड पे जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है उसे अडॉप्ट किया सोवियत यूनियन ने। बिलीव्ड इन एंडिंग कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब व्लादिमीर लेनिन का क्या कहना था कि हमें कैपिटलिज्म को खत्म करना है। कैपिटलिज्म जो यूएसए फॉलो किया करता था, ये आइडियोलॉजी यूएसए की थी कैपिटलिज्म, इसको खत्म करना था व्लादिमीर लेनिन को। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है, स्पेशली इकोनॉमी जो है उसके बेसिस पे, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, तो उसे खत्म करने की डिमांड करी व्लादिमीर लेनिन ने। और व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि प्राइवेट ओनरशिप जो है उसे भी खत्म किया जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पुअर हो, उनके पास प्रॉपर्टी ही ना हो, उन लोगों को सफर करना पड़ रहा हो। और ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी सेक्शन जो है, यानी कि जो रिच सेक्शन है, वो सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करें। तो इस सिस्टम को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को वो खत्म करना चाहते थे पूरी तरह से। कौन? व्लादिमीर लेनिन। सेकेंड लीडर है जोसेफ स्टालिन। 1924 से 1953 तक इनकी लीडरशिप हमें देखने को मिली सोवियत यूनियन में। और व्लादिमीर लेनिन के डेथ के बाद ही जाकर के जोसेफ स्टालिन पावर में आए, यानी कि पूरी लाइफ टाइम तक के लिए लीडरशिप हुआ करती थी। तो व्लादिमीर लेनिन की जब डेथ हुई 1924 में, उसके बाद जोसेफ स्टालिन जो हैं वो पावर में आए। इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जोसेफ स्टालिन क्या चाहते थे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, यानी कि गवर्नमेंट जो है अच्छे से प्लान वे में पॉलिसीज वगैरह बनाए। तो गवर्नमेंट जो है वो सही से प्लानिंग करके अच्छी तरह से सही लॉज एंड पॉलिसीज बनाए, जहां पे हम कैपिटलिज्म को खत्म करने की कोशिश करें और सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। तो ऐसी प्लानिंग के लिए जोसेफ स्टालिन ने फोकस किया। और साथ ही साथ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो कलेक्टिव एग्रीकल्चर हम देखते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग, उसको प्रमोट किया जोसेफ स्टालिन ने। यानी कि डिफरेंट पीपल जो है वो अपने रिसोर्सेज को कलेक्टिवली यूज करें, सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे की फील्ड्स पे काम करें और एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन करें। तो उसे कहा गया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता था वो भी इक्वली किया जाता था अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। तो ये कौन मेन इस पे किसका फोकस रहा? जोसेफ स्टालिन का।
played a key role in defeating Nazi Germany in World War II. जोसेफ स्टेलिन जो है इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी जर्मनी जो है उसे खत्म करा, उसे हराया, डिफीट किया। तो जोसेफ स्टेलिन जो है अब वर्ल्ड वॉर 2 में दो मेन पावर ग्रुप्स थे हमारे, एक्सेस पावर्स थी और अलाइड पावर्स थी। और यहाँ पे डिफीट किसकी हुई थी? एक्सेस पावर्स की, जहाँ पे जर्मनी, इटली और जापान थे। तो यहाँ पे जो एक्सेस पावर्स हैं उसको हराने के लिए किसने काम किया? जोसेफ स्टेलिन ने। जो अलाइड पावर्स है उसमें यूएसए, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, ये दोनों एक साथ थे अलाइड पावर्स में, और इन्होंने मिल करके जो नाजी जर्मनी है उसको हराया, डिफीट करा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा? सोवियत यूनियन से जोसेफ स्टेलिन का। स्ट्रेंथन द सोवियत मिलिट्री, मिलिट्री पे ज्यादा फोकस किया जोसेफ स्टेलिन ने, यानी कि अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप करी, आर्मी जो है वो मेंटेन करनी स्टार्ट करी, जो वेपन्स वगैरह है वो बनाने स्टार्ट किए जोसेफ स्टेलिन ने। निकिता क्रुश्चेव 1953 टू 1964। अब निकिता क्रुश्चेव जो है ये 1953 से 1964 तक पावर में रहे। क्रिटिसाइज्ड स्टेलिन्स पॉलिसीज, इन्होंने जो स्टेलिन की पॉलिसी है, जोसेफ स्टेलिन, उनकी पॉलिसीज को एक तरह से क्रिटिसाइज किया, यानी उसके अगेंस्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए। और यहीं से निकिता क्रुश्चेव के ही बाद से जो यहाँ पे हमें अथॉरिटी देखने को मिल रही थी, जो सोशलिस्ट सिस्टम देखने को मिल रहा था, वो वीक होने लगा निकिता क्रुश्चेव के टाइम पीरियड से। व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया है, और जोसेफ स्टेलिन जिन्होंने उसे अपनी पीक तक पहुंचाया है। निकिता क्रुश्चेव जो है इन्होंने स्टेलिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सोशल वेलफेयर का या फिर जो कलेक्टिव फार्मिंग का जो कंसेप्ट है उसे रिजेक्ट किया निकिता क्रुश्चेव ने। Improved relations with the West, अब वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ राइवलरी थी यूएसएसआर की। बट इस टाइम पीरियड पे निकिता क्रुश्चेव जो है उन्होंने वेस्ट के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश करी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ भी उन्होंने कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी। रिड्यूस्ड फियर फ्रॉम सोसाइटी, और निकिता क्रुश्चेव चाहते थे कि सोसाइटी में जो डर बना हुआ है, लोग अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उस फियर को निकाला जाए, उस डर को निकाला जाए लोगों के अंदर से, लोगों को कुछ फ्रीडम, कुछ राइट्स दिए जाएं। इसको लेकर के निकिता क्रुश्चेव ने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह बनाई। इन्वॉल्व्ड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 विद द यूएसए। अब निकिता क्रुश्चेव जो है उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है उस टाइम पीरियड पे भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है जब ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तो वो टाइम पीरियड था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। क्यूबा एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो यूएसए के बहुत नजदीक में है, और वहां क्यूबा में यूएसएसआर जो है उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर करके रखे हुए थे, और जब इसकी खबर यूएसए को मिली तब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि अगर क्यूबा के साइड से मिसाइल्स आती हैं, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होती है, तो यूएसए भी अपने तरफ से बैकअप तैयार कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, एटम बॉम्ब्स बना रहा था। और इस टाइप से ऐसी सिचुएशंस रेज हो गई थी कि अगर किसी एक कंट्री ने भी स्टेप लिया, किसी एक कंट्री ने भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करी, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाता न्यूक्लियर वॉर की वजह से। तो न्यूक्लियर वॉर जैसे सिचुएशंस जहां पे क्रिएट हो गई, वो टाइम पीरियड था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड पे जब यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों ने सोच समझ के अच्छे से स्टेप्स लिए, जो यूएसएसआर है उसने जो क्यूबा है वहां से अपने जो वेपन्स हैं उन्हें वापस मंगा लिया, और क्यूबा जो है वो सोशलिज्म को अडॉप्ट कर चुका था। क्यूबा और यूएसएसआर ये दोनों एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो किया करते थे, और अमेरिका जो है उसने भी एक्सेप्ट किया कि मैं क्यूबा जो है वहां पे उसके सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो इस टाइप से यूएसए के लीडर्स और यूएसएसआर के लीडर्स ने काफी सोच समझ के स्टेप्स लिए, उन्होंने नेगोशिएशंस किए, यानी कि क्यूबा से जो वेपन्स वगैरह है वो यूएसएसआर वापस मंगवा लिए गए, और यूएसए जो है इसने भी टर्की में न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर कर रखे थे, वहां से भी यूएसए ने अपने जो वेपन्स हैं वो दोबारा अपनी साइड यूएसए में मंगवा लिए। तो इस टाइप से ये सिचुएशन एंड हुई। 1962 में ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, जब ऐसी सिचुएशंस बन गई थी कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो मेन जो हमारे हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया वो है व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को भी लीड किया था। फिर जोसेफ स्टेलिन जिन्होंने एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन करवाया, यानी कलेक्टिव फार्मिंग पे जोर दिया। इन्होंने नाजी जर्मनी जो है इसे भी हराने में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा वर्ल्ड वॉर 2 में, यानी कि जोसेफ स्टेलिन जो है उन्होंने एक्सेस पावर्स को हराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। निकिता क्रुश्चेव जो है
इन्होंने क्या किया, इस टाइम पीरियड से थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिली सोवियत सिस्टम में। इस टाइम पीरियड पे जितने हमें यहाँ पे रिजिड सिस्टम देखने को मिल रहा था, उतना रिजिड यहाँ पे देखने को नहीं मिला निकिता क्रुश्चेव के बाद से। इन्होंने स्टालिन की पॉलिसीज को अपोज किया और जो सोसाइटी में जो राइट्स हैं, फ्रीडम वगैरह है, वो लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करी। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सॉल्व करने में निकिता क्रुश्चेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब निकिता क्रुश्चेव के बाद आए लियोनिड ब्रेजनेव, जिनका टाइम पीरियड रहा 1964 से 1982। इस टाइम पीरियड तक इनका रूल रहा। 1964 से 1982 तक लियोनिड ब्रेजनेव जो है, इन्होंने सोवियत यूनियन पे लीड किया, लीडरशिप इन्होंने संभाली। पीरियड मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, बट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी कि इकोनॉमिक बूस्ट नहीं हुआ। इकोनॉमी वहीं की वहीं रुक गई, यानी कि अब इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है, आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो अपनी कंट्री में। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिला, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी। इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग, मिलिट्री स्पेंडिंग यानी कि इन्होंने मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उस पर इन्होंने स्पेंड करना शुरू किया। इन्होंने जो वेपन्स हैं वो बनाने स्टार्ट किए, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी स्टार्ट करी। जैसा कि हमने देखा है, आर्म रेस चलती थी किसके बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। अगर यूएसए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता था तो यूएसएसआर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया करता था। अगर यूएसए एटम बॉम्ब बना रहा है तो यूएसएसआर भी वही करता था। एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करती थी दोनों कंट्रीज अपने वेपन्स के बीच में, कि अगर वॉर हुई तो दोनों के पास इनफ वेपन्स हो उस वॉर में फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। तो मिलिट्री में लियोनिड ब्रेजनेव ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया। स्ट्रेंथन सोवियत इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में यानी कि जो बाल्कन रीजन वाला जो एरिया है, वहां पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। सोवियत यूनियन जो है, इसमें डिफरेंट जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी ज्वाइन हो रखी थी। जैसा कि हमने देखा है, यूक्रेन, बेलारूस और बाल्कन रीजन के दूसरी कंट्रीज भी, ट्रांसकोकेशियन एरिया जो है, वो सब हमारे इसमें आया करता था यूनियन सिस्टम में। तो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस हमें ईस्टर्न यूरोप में भी देखने को मिला। अब ईस्टर्न यूरोप में हमारे सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म को फॉलो किया जा रहा था। तो यूरोप में भी एक तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच में भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। मिखाइल गोर्बाचेव, इनका रूल रहा 1985 से 1991 के बीच में। लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर थे। रिड्यूस्ड कोल्ड वॉर टेंशंस विद यूएसए, अब इन्होंने यूएसए के साथ जो भी हमारी टेंशंस चल रही थी उसको खत्म करने की कोशिश करी। इन्होंने यूएसए के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करी। इन्होंने यूएसए के साथ अपने जो रिलेशंस है उन्हें सुधारने की कोशिश करी मिखाइल गोर्बाचेव ने, और ये काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए, यानी कि काफी सारे चेंजेस लेके आए अपने सोवियत सिस्टम में। इंट्रोड्यूस्ड पेरेस्ट्रोइका और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लासनोस्ट और ओपननेस। अब इन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका अपनाया, यानी कि पेरेस्ट्रोइका में इन्होंने, इसके अकॉर्डिंग क्या है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये लेकर के आए। यानी कि इकोनॉमी स्टैग्नेट हो चुकी थी। हमने देखा लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पे इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हमें देखने को मिला। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, इकोनॉमिकल बूस्ट के लिए इन्होंने जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम देनी स्टार्ट करी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे लेके आए, जो स्टेट का कंट्रोल रहा करता था मेजर इंडस्ट्रीज पे, अब स्टेट के कंट्रोल को कम करने की कोशिश करी, यानी कि मिनिमम स्टेट कंट्रोल रहे इसकी कोशिश करी। किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, यानी कि जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, सभी को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी। यानी कि स्टेट का कंट्रोल, स्टेट का इंटरफेरेंस अब उतना नहीं देखने को मिल रहा हमें जितना स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे देखने को मिल रहा था, व्लादिमीर लेनिन के टाइम पीरियड पे। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लोगों को थोड़ी फ्रीडम दी गई, इंडस्ट्रीज जो है उन्हें थोड़ी छूट दी गई, लिमिटेड फ्रीडम दी गई। और ग्लासनोस्ट जो है, इसमें ओपननेस, यानी कि हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर के आए, हमने धीरे धीरे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपनाना स्टार्ट किया। सिटीजन्स जो है उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करी, और हमने वेस्ट के साथ रिलेशंस जो है वो सुधारने की कोशिश करी। हम वर्ल्ड में अपने आप को ओपन अप कर रहे थे, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके साथ हम कनेक्शंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शंस बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। His reforms led to the disintegration of the USSR in 1991. अब USSR के
किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था? सोशलिज्म पे। अब सोशलिज्म जो है उसके जस्ट अपोजिट चल रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओपननेस प्रोवाइड करी, यानी कि रिफॉर्म्स लेके आए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए। और इसकी वजह से इन्होंने, क्योंकि सडनली इमीडिएटली इन्होंने अचानक से लोगों को इतने सारे राइट्स दे दिए, तो सिटीजन्स जो है उन्हें लगा कि ये सही समय है, हमारे पास राइट्स हैं, तो अभी हम अपनी डिमांड्स रेज कर सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। और इसी के चलते 1991 में काफी सारे प्रोटेस्ट होने के बाद यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। बेलारूस, यूक्रेन, ट्रांसकोकेशियन एरिया के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, बाल्कन एरिया की कंट्रीज, ये सब अलग होने लगी यूएसएसआर से और इंडिपेंडेंट कंट्री इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। तो इस टाइप से मिखाइल गोर्बाचेव के सडन और हम कह सकते हैं इमीडिएट रिफॉर्म्स की वजह से, अचानक से इतने सारे रिफॉर्म्स ले आए, अचानक से इन्होंने इतनी ज्यादा ओपननेस प्रोवाइड कर दी, लोगों को फ्रीडम दे दी इतनी ज्यादा, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो डिसइंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिला यूएसएसआर का। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अगर मिखाइल गोर्बाचेव धीरे धीरे सब कुछ करते, यानी कि ग्रेजुअली अगर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते, धीरे धीरे ओपननेस को अडॉप्ट करते, तो हो सकता था यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। बट इन्होंने क्या किया, काफी सारे रिफॉर्म्स ये अचानक से ले आए, जिसकी वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे, लोगों को लगा अभी हमारे पास राइट है, तो अभी सही टाइम है कि हम अपनी वॉइस रेज कर सकें। तो इस वजह से प्रोटेस्ट हुए, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स चलाए गए, और उसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिला यूएसएसआर का। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि सोवियत यूनियन के कौन से मेजर लीडर्स रहे हैं, मेन लीडर्स। व्लादिमीर लेनिन जो है इन्होंने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया, और लास्ट लीडर कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, जिनकी वजह से कहा जाता है 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, सभी मेन लीडर्स को इन डिटेल हमने डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। हमने देखा था गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, और कहा जाता है कि इन्हीं के रिफॉर्म्स लाने की वजह से, इनके इमीडिएट और बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाने की वजह से ही जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। मिखाइल गोर्बाचेव became the leader of the Soviet Union in 1985. मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लीडर कब बने? 1985 में। He believed that the Soviet system needed major reforms to survive. अब मिखाइल गोर्बाचेव का मानना ये था कि अगर सोवियत यूनियन जो है इसकी प्रॉस्पेरिटी हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकल बूस्ट हो, तो उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा था मिखाइल गोर्बाचेव से पहले जो लीडर थे लियोनिड ब्रेजनेव, उनके टाइम पीरियड पे इकोनॉमी स्टैग्नेट हो चुकी थी, यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी नहीं हो रही थी, हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर रहे थे, यानी यूएसएसआर इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर रहा था। लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड पे इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी। अब मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो। तो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स, और इसी वजह से गोर्बाचेव कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर के आए? पेरेस्ट्रोइका, जिसे रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है, यानी कि पेरेस्ट्रोइका के अंडर में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए इकोनॉमिकल बूस्ट के लिए। रिड्यूस सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, हमने देखा था कि सोशलिस्ट सिस्टम जो फॉलो किया जाता था यूएसएसआर में, उसमें क्या होता था कि जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं उस पे स्टेट यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल रखती थी अपना, यानी कि गवर्नमेंट जो है वही मेजर इंडस्ट्रीज पे, मेजर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंट्रोल कौन करती थी? गवर्नमेंट। ये हमें देखने को मिला था सोवियत सिस्टम में। बट पेरेस्ट्रोइका जो है इसके अंडर में, इस रिफॉर्म के अंडर में क्या किया गया, जो भी इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी पे जो कंट्रोल है उसे थोड़ा कम कर दिया गया, स्टेट कंट्रोल कम कर दिया गया, यानी कि कुछ फ्रीडम दी गई उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो खुद के हिसाब से, अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अलाउड लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप, लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग ओन कर सकते थे, बट लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप हमें देखने को मिली। हमने पूरी तरह से छूट नहीं दे दी थी, पूरी तरह से प्राइवेट ओनरशिप जो है उसे लेजिटिमेट नहीं माना था हमने। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमने थोड़े बहुत जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स अडॉप्ट किया है, रिफॉर्म्स ला करके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला करके, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइवेट ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, बट लिमिटेड अमाउंट में। तो जो सेंट्रल कंट्रोल था हमारा, यानी कि जो स्टेट का कंट्रोल था ओवर
ओवर द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, तो वो अब हमें कम दिख रहा है और प्राइवेट ओनरशिप होगी जब लोगों के पास, जैसे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोग जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन करते हैं इंडस्ट्रीज को, यानी कि जो सिटीजन्स हैं जब वो अपने हिसाब से सारे काम करेंगे, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो हर एक कैपिटलिस्ट का सिर्फ एक ही ड्रीम रहता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। हर एक कैपिटलिस्ट चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और उसके लिए वो डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट मेथड्स का यूज करेगा प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट करती है, रैपिडली बूस्ट हमें देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। वहीं पे यहाँ पे जो सोशलिस्ट सिस्टम है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ओन कर रही है सारे रिसोर्सेस को, अब हम लोग अगर चाहेंगे अपने हिसाब से काम करना तो भी कुछ होना नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, हम जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी गवर्नमेंट। तो इस वजह से यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सोशलिस्ट सिस्टम में वो उतने अलग अलग मेथड्स का यूज नहीं करते, वो फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट पर्सन है उसे सारी फ्रीडम होती है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। बट सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लोग फ्री नहीं रहते हैं। तो वही सब देखने को मिल रहा था हमें सोवियत यूनियन में, और मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, इसको कम करने की कोशिश करी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो था ओवर द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उसे कंट्रोल किया, उसे कम किया मिखाइल गोर्बाचेव ने। ग्लासनोस्ट दूसरे रिफॉर्म लाए जिसमें हमें ओपननेस देखने को मिलती है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकली हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आए। अलाउड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहले लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी, यानी कि उन्हें आजादी नहीं थी कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। अगर लोगों को कुछ गलत लग रहा है, अगर सिटीजन्स को लग रहा है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में सिटीजन्स अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते थे। बट अब क्या हुआ है, लोगों के अंदर से डर को निकालने के लिए, सोशल डेवलपमेंट करवाने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करी सभी सिटीजन्स को। रिड्यूस सेंसरशिप ऑन मीडिया, सेंसरशिप यानी कि हम किसी भी चीज के पब्लिश होने पे या फिर प्रिंट होने पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा सेंसरशिप। अगर हम लोग कोई हेट्रेड से रिलेटेड स्पीच फैला रहे हैं या फिर अगर हम कुछ गलत कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट सेंसरशिप लगाती है, यानी कि उस कंटेंट को बैन कर देती है या रिमूव कर देती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये होती है सेंसरशिप। अब सेंसरशिप जो है उसे हटाया गया, यानी पहले मीडिया जो थी अपने हिसाब से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती थी न्यूज़पेपर में, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती थी मीडिया। बट अब जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ये सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, इसकी वजह से मीडिया पे लगी सेंसरशिप भी हटा दी गई, कम कर दी गई, और जिसकी वजह से अब लोग जो है, जो सिटीजन्स हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी वॉइस भी रेज कर पा रहे थे। और इसका इम्पैक्ट क्या निकला, यानी कि इसका क्या रिजल्ट निकला, जो भी ये रिफॉर्म्स लेके आए हैं गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये दोनों जो रिफॉर्म्स लेकर के आए गोर्बाचेव, इसके इम्पैक्ट क्या थे, वीकेंड द कम्युनिस्ट पार्टीज कंट्रोल। अब क्योंकि हमने लोगों को फ्रीडम दे दी है, तो अब जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी जो अथॉरिटेटिव हुआ करती थी अब वो वीक होने लगी है। अब जो सिटीजन्स हैं वो उस कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीज द डिमांड्स फॉर डेमोक्रेसी। अब हमने ये जो फ्रीडम दी है लोगों को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोग जो है, जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकते हैं। तो उसकी वजह से, ये पॉलिटिकल फ्रीडम देने की वजह से जो सिटीजन्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड रेज करनी स्टार्ट करी। वो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे सिटीजन्स। इन 1991 द यूएसएसआर ऑफिशियली डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट नेशंस, और इसी वजह से 1991 में यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और यूएसएसआर से निकल के 15 इंडिपेंडेंट नेशंस बने। यूक्रेन, बेलारूस, ट्रांसकोकेशन एरिया जो है, बाल्कन रीजन वाला एरिया जिसे हम वेस्टर्न यूएसएसआर या फिर ईस्टर्न यूरोप कह सकते हैं, वो कंट्रीज आजाद हुई। उसके बाद सेंट्रल एशिया में हम लोगों को जो स्तान नेशंस देखने को मिलते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो देश हैं ये आजाद हुए यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो हमें क्या देखने को मिला है कि गोर्बाचेव जो भी रिफॉर्म्स लेकर के आए वो बहुत सडन रिफॉर्म्स थे, अचानक से उन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स ले आए और उसकी वजह से ही क्या हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। जब लोगों को हमने अचानक से फ्रीडम दे दी, अब जब हम उन्हें लिमिटेड अमाउंट में फ्रीडम देते, पहले ग्रेजुअली सारा प्रोसेस चलता, धीरे धीरे हम उन्हें रिफॉर्म्स ला करके लोगों को फ्रीडम देते, राइट्स देते, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि लोगों को इतने समय तक, सिटीजन्स को राइट्स नहीं दिए गए, उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया
किया गया था, ऐसी फ्रीडम नहीं दी गई थी। और अचानक से उन्हें जब हमने इतने सारे रिफॉर्म्स लाके इतने ज्यादा फ्रीडम, राइट्स ये सब दे दिए, तो उसकी वजह से लोग जो है उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट करने स्टार्ट करे, डेमोक्रेसी की डिमांड रेज करी, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स हुए अलग अलग एरियाज में पूरे यूएसएसआर में, जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो गोर्बाचेव जो है उनके रिफॉर्म्स की ही वजह से कहा जाता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उसी को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हमने देखा था कि गोर्बाचेव जो थे उनके लाए गए रिफॉर्म्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका, सोवियत यूनियन का 1991 में, ये हमने डिस्कस किया था। बट सिर्फ गोर्बाचेव के ही लाए गए रिफॉर्म्स इसके पीछे का कारण नहीं थे, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट कर गया। अब इसके डिसइंटीग्रेट के पीछे के कौन से रीजंस थे वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 वाज द रिजल्ट ऑफ सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रीजंस। अब जो हमारा यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि यूएसएसआर जब डिफरेंट मल्टीपल कंट्रीज में डिवाइड हो गया, 15 इंडिपेंडेंट नेशंस निकल के आए यूएसएसआर में से। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे, सिर्फ गोर्बाचेव के लाए गए रिफॉर्म्स नहीं, इसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रीजंस सब थे। रीजंस बिहाइंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे के मेन रीजंस कौन कौन से थे? पार्टी बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड करप्ट। हमने देखा था एक ही पार्टी रूल क्या करती थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ज्यादा अथॉरिटेटिव होती चली गई, ब्यूरोक्रेटिक यानी ज्यादा अथॉरिटी गेन करती चली गई, अपने हिसाब से पूरी पार्टी अपना काम करा करती थी और लोगों के वेलफेयर के लिए। सोशलिज्म इन्होंने अडॉप्ट किया है, यानी कि इन्हें लोगों के यानी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, जो हमें स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे देखने को भी मिला। जब हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया था यूएसएसआर में, तब स्टार्टिंग के कुछ सालों में, कुछ ईयर्स में हमें देखने को मिला कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बट धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है उसने अपने हिसाब से सारा कंट्रोल करना स्टार्ट किया, जो सिटीजन्स है उन्हें कोई राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। तो ये जो पार्टी थी वो करप्ट होती जा रही थी, करप्शन बढ़ता जा रहा था और ब्यूरोक्रेसी जो है और ज्यादा अथॉरिटेटिव होती जा रही थी, यानी पार्टी जो है बहुत ज्यादा ही अथॉरिटेटिव हो गई और लोगों को उनके बेसिक राइट्स तक नहीं दिए। करप्शन बढ़ता चला गया, जो पार्टी है वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे बगैर। The one party system limited democracy। और जो वन पार्टी सिस्टम था, यानी कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही रूल किया करती थी और कोई पार्टी थी ही नहीं अपोजिशन में, तो सिर्फ ये कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, दैट इज वन पार्टी सिस्टम चला करता था यूएसएसआर में। और डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि वन पार्टी नहीं होती है, मल्टीपल पार्टीज होती हैं। जब मल्टीपल पार्टीज होंगी, लोगों के पास ऑप्शन होगा, सिटीजन्स के पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी पसंद से अपनी पार्टी के किसी कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अपनी पसंद से वो गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं, तो वो डेमोक्रेसी कहलाई जाती है। यानी कि जहां पे मल्टीपल पार्टीज होंगी, वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा। बट यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, वन पार्टी सिस्टम था यूएसएसआर में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर नॉन डेमोक्रेटिक था। यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से काफी सारे सिटीजन्स जो है उन्हें प्रॉब्लम हुई, उन्हें सफर करना पड़ा। पीपल हैड नो पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय तक तो लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई थी, यानी आजादी नहीं दी गई थी, जो उनकी बेसिक फ्रीडम, बेसिक राइट्स हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं किए गए। लास्ट में मिखाइल गोर्बाचेव जब आए, जब उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर के आए, उन्होंने ग्लासनोस्ट रिफॉर्म्स, पेरेस्ट्रोइका, ये सारे रिफॉर्म्स जब वो लेके आए मिखाइल गोर्बाचेव, तब जाकर के ग्लासनोस्ट के अंडर में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, तब जाकर के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया गया और सेंसरशिप जो है मीडिया पे से उसे हटाया गया। तो इस टाइप से जो पार्टी है वो क्या करती थी, सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रही थी। लास्ट टाइम पीरियड पे जब मिखाइल गोर्बाचेव ने ये राइट्स प्रोवाइड किए, तब जाके जो सिटीजन्स हैं वो अपनी वॉइस रेज कर पाए। उससे पहले जो भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे, जो भी सिटीजन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज किया करते थे, गवर्नमेंट उन्हें पनिश किया करती थी। और जो सेंसरशिप लगा दिया, जो भी मीडिया अगर कुछ पब्लिश कर रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उस पर सेंसरशिप लगा दिया करती थी गवर्नमेंट। तो ये प्रैक्टिसेस चला करती थी सोवियत सिस्टम में।
जिसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, उन्हें एक तरह से उनसे उनके बेसिक राइट्स छीन लिए गए थे। एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री एंड आर्म्स रेस वीकेंड द इकोनॉमी। अब आर्म्स रेस चल रही थी, यानी कि जो वेपन्स अमेरिका बना रहा है वो यूएसएसआर भी बनाया करता था, और जो यूएसएसआर वेपन्स बना रहा है वही वेपन्स अमेरिका भी बनाया करता था, जिससे कि अगर कभी वॉर हो तो दोनों के बीच में जब भी वॉर होगी तो इनफ वेपन्स हो दोनों पावर्स के बीच में, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस में लाने की कोशिश किया करते थे। अगर यूएसए जो है इसके पास ज्यादा वेपन्स हो जाया करते थे तो यूएसएसआर और ज्यादा वेपन्स प्रोड्यूस किया करता था। अगर यूएसएसआर के पास एक्स्ट्रा अमाउंट में वेपन्स हैं, बहुत ज्यादा बॉम्ब्स बना लिए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉम्ब्स बना लिए, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना लिए हैं, तो वही अमेरिका भी किया करता था। तो इस टाइप से आर्म्स रेस चलती थी। तो ये जो आर्म्स रेस है इसकी वजह से जो वेपन्स है, जो मिलिट्री है, उस पर काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ा, और इसी की वजह से जो इकोनॉमी है वो वीक होती चली गई, और हमने सोसाइटी के किसी और सेक्शन को प्रमोट ही नहीं किया, जैसे लोगों के यानी सिटीजन्स के जो बेसिक गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया। हमने सिटीजन्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्हें डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी, बल्कि हमने सारा फोकस अपना कहाँ पे रखा, मिलिट्री और आर्म्स रेस पे, जिसकी वजह से ज्यादातर जो पैसा है वो सब हमारा इसी एरिया में यानी मिलिट्री डिफेंसिव पर्पसेस में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया। जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर खर्च हो गया मिलिट्री और आर्म्स रेस में, और सिटीजन्स की जो नीड्स है उन्हें फुलफिल नहीं किया गया, बेसिक नीड्स को, उन्हें कंज्यूमर गुड्स नहीं मिल पा रहे थे। पेरेस्ट्रोइका रिड्यूस्ड स्टेट्स कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। अब पेरेस्ट्रोइका यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, पेरेस्ट्रोइका के अकॉर्डिंग जो स्टेट का कंट्रोल हुआ करता था ओवर द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, उसे कम कर दिया गया। स्टेट का जो कंट्रोल है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे, इंडस्ट्रीज पे, एग्रीकल्चर पे, उसे कम कर दिया गया, जिसकी वजह से अब लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट में प्राइवेट ओनरशिप आ गई थी, उन्हें थोड़े बहुत राइट्स मिल रहे थे। ग्लासनोस्ट अलाउड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ग्लासनोस्ट के अंदर में हमने क्या किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया सिटीजन्स को। अब क्योंकि लोगों के पास आजादी है कि वो बोल सकते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सिटीजन्स ने गवर्नमेंट की सारी गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, अपोज करना स्टार्ट किया। दीज रिफॉर्म्स रिड्यूस द फियर ऑफ अथॉरिटी। और ये जो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे मिखाइल गोर्बाचेव, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं इसकी वजह से जब लोग पहले जो लोग डरा करते थे अपनी गवर्नमेंट से, अब उनके अंदर से वो डर हट गया था। अब उनके पास फ्रीडम है, तो लोगों को पता था कि ये हमारी आजादी है, ये हमारा बेसिक राइट है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स ले आए थे मिखाइल गोर्बाचेव, इसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें पता चला कि हाँ, हमारे भी कुछ बेसिक राइट्स हैं, हम भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने का अधिकार है हमें भी। तो इसलिए सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और इससे पहले, इन रिफॉर्म से पहले, सिटीजन्स जो है उन्हें बस गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलानी होती थी। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज ला रही है तो वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया करते थे सिटीजन्स। तो ये फियर बना हुआ था, डर था गवर्नमेंट से, लोगों को डर बना रहता था, क्योंकि अगर लोगों ने वॉइस रेस करी तो गवर्नमेंट उन्हें पनिश करती थी। तो इसीलिए फियर बना हुआ था, लोगों के मन में डर था, अथॉरिटी को लेकर के लोग डरा करते थे, यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ज्यादा थी, गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल थी, इसकी वजह से लोग डर के रहा करते थे। और यहीं पे जब ये सारे रिफॉर्म्स हम लेके आए तब लोगों को फ्रीडम मिली और तब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ग्रू स्ट्रॉन्गर आफ्टर द पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीज्ड। और जब हमने ये पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों को हमने दिया, उसके बाद से ही जाके सिटीजन्स ने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए और नेशनलिस्ट मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले गए। स्पेशली जो हमारा ईस्टर्न यूरोप वाला एरिया है, यानी कि वेस्टर्न यूएसएसआर की जो कंट्रीज हैं, वहां पे सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। और ईस्टर्न कंट्रीज ही थी, यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ही थी जो सबसे पहले आजाद हुई यूएसएसआर के कंट्रोल से। सोवियत यूनियन रिड्यूस्ड इट्स कंट्रोल ओवर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब सोवियत यूनियन जो है उसने अपना ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे कंट्रोल खो दिया, यानी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो हमारे यूक्रेन, बेलारूस वाला जो एरिया है, बाल्कन रीजन जो है, वहां से जो कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सोवियत यूनियन उस एरिया को मैनेज नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो सोशलिज्म को फॉलो किया करती थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करती थी। स्पेशली अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है वो ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी में डिवाइडेड था। ईस्टर्न जर्मनी जो है वहां पे हम सोशलिज्म को फॉलो किया करते थे और वेस्टर्न जर्मनी में कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता था। तो ये जो एरिया के लोग थे, यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी,
वो इजीली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में सब चीजों को ऑब्जर्व कर पा रही थी कि कैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम से लोग जो हैं वो खुश रह पाते हैं, उन्हें राइट्स मिलते हैं, फ्रीडम मिलते हैं। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो ज्यादा अवेयर थी सिटीजन्स के राइट्स को लेकर के, बेसिक राइट्स, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ज्यादा अवेयर थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि उनके बगल वाले ही जो देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पे कैपिटलिज्म सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसे अडॉप्ट किया गया है, वहां पे सिटीजन्स डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो वो सब देख करके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पे सबसे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से सबसे पहले आजाद हुई यूएसएसआर के कंट्रोल से, और इस टाइप से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया। तो यानी कि सिर्फ गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए सिर्फ वही मेन रीजन नहीं थे डिसइंटीग्रेशन के पीछे के, बल्कि काफी सारे दूसरे भी रीजन थे। मल्टीपल डायमेंशन में हमें देखने को मिला कि कैसे जो गवर्नमेंट है उसके गलत प्रैक्टिसेस की वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव थी, और जो करप्शन बढ़ता चला गया उसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, इसलिए सिटीजन्स को काफी लंबे समय तक सफर करना पड़ा, और जब उन्हें राइट्स मिले तब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और इसी तरह से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। 1991 में जो बर्लिन वॉल है उसे गिराया गया, और उसके बाद से ही जो हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर ऑफिशियली कब डिसइंटीग्रेट हुआ? 1991 में। आज हमने उसके मल्टीपल रीजंस डिस्कस करे कि इसके पीछे के रीजन क्या थे, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे के मल्टीपल रीजंस को हमने डिस्कस किया। इनमें से 5 to 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में उन्हीं 5 to 6 पॉइंट्स को डिटेल में आपको लिखना है। दैट इज इनफ फॉर यू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज टाइमलाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन तक की जो पूरी कहानी है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स जो हैं, उनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोवियत यूनियन के फॉर्मेशन से लेकर के उसके डिसइंटीग्रेशन तक के जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 1917 में सबसे पहले हुआ रशियन रेवोल्यूशन। अब रशियन रेवोल्यूशन, इसी को हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब बोल्शेविक रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो सार रेजिम है, जो मोनार्की है, उसे खत्म किया गया, और फिर सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है ये अडॉप्ट कर ली गई। कहां पे? रशिया में, रशियन रेवोल्यूशन के बाद। 1922 फॉर्मेशन ऑफ द यूएसएसआर। 1922 में एक ट्रीटी साइन की गई यूक्रेन, बेलारूस और रशिया के बीच में, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर। अब इस ट्रीटी को साइन करने के बाद ही यूएसएसआर फॉर्म हुआ, यूएसएसआर एस्टैब्लिश किया गया, डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे यूएसएसआर कहा गया। 1985 में अब मेन जो इवेंट आता है वो 1985 में आता है, जब मिखाइल गोर्बाचेव लीडर बने। मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन एंड ही इंट्रोड्यूस्ड पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ये पावर में आए, ये लीडर बने सोवियत यूनियन के, और हमने डिस्कस किया है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये लास्ट लीडर थे। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ले आए थे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और ज्यादा स्ट्रेंथन अप हो गए थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे डिफरेंट पार्ट्स में, और उसी की वजह से धीरे धीरे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, एंड ग्लासनोस्ट यानी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए, जिसकी वजह से सिटीजन्स को फ्रीडम दे दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसके बाद जो सिटीजन्स हैं उन्होंने अपनी वॉइस रेज करनी स्टार्ट करी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो अथॉरिटी है वो वीकन अप होने लगी। मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से कहा जाता है, इनके रिफॉर्म्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। अब जर्मनी की जो हमने कहानी सुनी थी, जर्मनी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। जर्मनी ही नहीं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है जो यूएसएसआर के पार्ट थी, तो यूएसएसआर की साइड में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी यानी वेस्टर्न यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगी जिसके थ्रू आप समझ सकते हो इन सारे कंट्रीज के कंसेप्ट को। तो
तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है, क्योंकि ये यूएसएसआर का पार्ट है, तो इसलिए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है सोशलिज्म को फॉलो किया करती थी, वहीं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कैपिटलिज्म को फॉलो किया करती थी। और इसी टाइप से जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उन्हें पता था, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक रह रही है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के ज्यादा नजदीक में है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो वो जानती थी कि कैपिटलिज्म से कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, डिफरेंट राइट्स होते हैं, फ्रीडम, जस्टिस, ये सारे आइडियल्स को कैसे फॉलो किया जाता है, ये सारे आइडियल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम के, इन सभी एडवांटेजेस को जानते थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और इसीलिए सबसे पहले ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने ही इसलिए इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी यूएसएसआर से, क्योंकि वो जानते थे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो डेमोक्रेसी है उसके आइडियल्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे अगर हम चलेंगे तो सिटीजन्स को राइट्स मिलेंगे, जस्टिस मिलेंगे, तो उन डेमोक्रेटिक आइडियल्स ने काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कैपिटलिज्म को। वहीं पे अब जर्मनी जो है ये बीच में था। जर्मनी जो है, अब जर्मनी, ईस्टर्न जर्मनी जो है वो सोशलिज्म को फॉलो किया करता था और वेस्टर्न जर्मनी कैपिटलिज्म को फॉलो किया करता था। अब जर्मनी में भी जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, तो बर्लिन में जो ईस्टर्न बर्लिन है, यानी कि बर्लिन में कैपिटल सिटी में हमें जस्ट अपोजिट कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। जो बर्लिन है वहां पे ईस्टर्न बर्लिन में हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखने को मिल रही है और वेस्टर्न बर्लिन में हम लोगों को जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो देखने को मिल रही है। तो बर्लिन वॉल बना रखी थी बीच में, यानी कि जिस दीवार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न बर्लिन को अलग कर रखा था, यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटीज को अलग कर रखा था बर्लिन वॉल ने। तो बर्लिन वॉल जो है उसे तोड़ा गया कब? 1989 में। और जब बर्लिन वॉल को तोड़ा गया तो इस इवेंट के थ्रू पता चला कि कैसे अब लोगों ने, यानी कि सिटीजन्स ने गवर्नमेंट की अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया है। सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर रहते हुए भी लोगों ने, सिटीजन्स ने जो गवर्नमेंट है उसकी बनाई हुई जो वॉल बनाई थी गवर्नमेंट ने, जो सोशलिस्ट सिस्टम को अलग करती थी कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम से, तो उस वॉल की ही अहमियत नहीं रखी लोगों ने, उस वॉल को ही तोड़ दिया सिटीजन्स ने। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहते थे और वो ईस्टर्न बर्लिन के साथ मिलना चाहते थे, यानी कि कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहते थे। वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहते थे, सोशलिस्ट कंट्री नहीं बनना चाहते थे। तो इसलिए बर्लिन वॉल जब गिराई गई उसके बाद से एक तरह से हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। 1990 में लिथुआनिया बिकम्स द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। लिथुआनिया जो है ये पहली ऐसी कंट्री बनी जो हमारे ट्रांसकोकेशियन एरिया जो है, बाल्कन एरिया जो है, वहां पे लिथुआनिया जो है ये एक ऐसी पहली कंट्री बनी जिसने यूएसएसआर से खुद को अलग किया और इसने इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को डिक्लेयर किया, लिथुआनिया ने। 1991 अगस्त में फेल्ड कूप अटेम्प्ट बाय हार्डलाइन कम्युनिस्ट्स अगेंस्ट गोर्बाचेव। अब 1991 में अगस्त में कूप हुआ, यानी कि कूप जो है जैसे गोर्बाचेव के अगेंस्ट में ये कूप हुआ था, यानी कि जो मिलिट्री अटेम्प्ट है वो किया गया गोर्बाचेव को पावर से हटाने के लिए। क्योंकि जो हार्डलाइन कम्युनिस्ट, यानी कि जो एक तरह से हम मान सकते हैं कंजर्वेटिव्स जो थे, जो चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी का रूल रहे, उसको अपनी पुरानी अथॉरिटी वापस मिले, दोबारा से मिले, तो जो कम्युनिस्ट लीडर्स चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ही सोल अथॉरिटी हो इस कंट्री पे, यूएसएसआर पे, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल रहे, जो पहले जैसा सिस्टम दोबारा से चाहते थे कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने गोर्बाचेव के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन लिया। जो गोर्बाचेव है उन्हें हाउस अरेस्ट पे रखा गया, बट ये जो कूप है ये फेल हो जाती है क्योंकि जो सिटीजन्स हैं उन्हें राइट्स मिल चुके हैं और सिटीजन्स के प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ते ही चले गए, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बढ़ते चले गए। इस कूप के थ्रू जो सिटीजन्स हैं उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, कम्युनिस्ट सिस्टम को दोबारा से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, बट ये अटेम्प्ट फेल रहा क्योंकि सिटीजन्स जो हैं ये अब जो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट रेजिम है, इसके अगेंस्ट में थे। तो इसलिए ये कूप अटेम्प्ट, जो ये कूप है ये फेल हो गया। 1991 में दिसंबर में लीडर्स ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर द एंड ऑफ यूएसएसआर।
1991 में दिसंबर में यानी कि लास्ट मंथ में एट द एंड ऑफ दिस ईयर जो लीडर्स हैं कहाँ के, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ही कंट्रीज ने मिलकर ट्रीटी ऑन द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर साइन करी थी और तब जाके यूएसएसआर फॉर्म हुआ। और इन्हीं तीनों कंट्रीज ने मिल करके जो यूएसएसआर है उसे डिसबैंड कर दिया, यानी कि इन तीनों कंट्रीज ने मिलजुल के एग्रीमेंट पे साइन किया कि हाँ आज हम डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं यूएसएसआर का, हम डिसबैंड कर रहे हैं इस ग्रुप को। अब जो यूएसएसआर है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था, ये सारी कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हो गई। इमर्जेंस ऑफ 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स एंड रशिया बिकम्स द सक्सेसर स्टेट। अब 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स निकल के आए। यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर में से जितनी कंट्रीज अलग हुई थी, टोटल कितनी कंट्रीज थी, 15, तो यूएसएसआर से निकल के 15 इंडिपेंडेंट नेशंस बने और उन सभी नेशंस में, उन सभी कंट्रीज में सक्सेसर स्टेट रशिया कहलाया गया। यानी कि जो पावर पहले यूएसएसआर के पास इन टोटल हुआ करती थी, कंप्लीटली जो पावर यूएसएसआर के पास हुआ करती थी, अब क्योंकि रशिया सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा नेशन है रशिया, तो इस वजह से रशिया जो है उसने सक्सेसर वाली पोजीशन ली, यानी कि रशिया जो है उसने इस पावर को हैंडल करना स्टार्ट किया, मैनेज करना स्टार्ट किया। अभी भी इन 15 कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया के ही पास वो पावर थी जो इन 15 कंट्रीज पे रूल किया करती थी। बट ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो रशिया है, जैसे हम यूएनओ की बात कर सकते हैं, यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूएनओ जो है, यूएनओ में इन 15 कंट्रीज यानी यूएसएसआर में से किसी एक कंट्री को, अब यूएसएसआर जो है इसकी एक सीट थी यूएसएसआर की यूएनओ में। अब क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और यूएसएसआर जो है वो 15 इंडिपेंडेंट नेशंस में डिवाइड हो गया, तो इन 15 नेशंस में किसी एक ही नेशन को वो सीट मिल सकती थी यूएनओ में, यूएनओ के परमानेंट मेंबर के तौर पे। तो रशिया जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेशन है, तो रशिया ने सक्सेसर पोस्ट संभाली और यूएनओ में रशिया जो है वही इन 15 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है आज भी। तो आज हमने इस पूरे सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन के बारे में, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड पूरी टाइमलाइन डिस्कस करी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो अभी तक के टॉपिक्स में हमने ये जाना था कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, इसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे की पूरी हमने बैक स्टोरी जानी थी। अब आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या रिजल्ट्स निकले, क्या मेन आउटकम्स निकले, उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर मार्क्ड द एंड ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड द यूएसए इमर्ज्ड एज द ओनली सुपर पावर। अब जब बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका था, हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वर्ल्ड 2 सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन वाज यूएसए एंड सेकंड वन वाज यूएसएसआर। अब क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है तो सिर्फ एक सोल सुपर पावर बची, कौन? यूएसए। अब यूएसए जो है इसकी पावर सबसे ज्यादा थी पूरे वर्ल्ड में। अब यूएसए जो है ये एक सुपर पावर बनके रूल कर रहा था पूरे वर्ल्ड पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएसए का था जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया उसके बाद। तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स हो जाने के बाद से जो बाइपोलर वर्ल्ड है उसका एंड हुआ। क्यों? क्योंकि अब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया है, यानी कि सिर्फ एक ही सुपर पावर रूल कर रही है पूरे वर्ल्ड पे एंड दैट वाज यूएसए। Emergence of new independent states. The USSR broke into 15 independent republics. अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूएसएसआर में से 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, यानी कि 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकली, आजाद हुई यूएसएसआर से। यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, ये तो 3 मेन कंट्रीज थी और उसके बाद लिथुआनिया जो हमने डिस्कस किया, जो बाल्कन रीजन वाली जो कंट्रीज थी वो भी आजाद हुई और साथ ही साथ जो हमारे स्तान नेशंस हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते चले गए यूएसएसआर से। स्तान नेशंस जो हैं इसमें हमारे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो स्तान नेशंस हैं ये आ जाते हैं हमारे सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में। तो जो एशियन कंट्रीज हैं और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएसएसआर से आजाद होने लगी और 15 इंडिपेंडेंट नेशंस में यूएसएसआर डिवाइड हो गया।
और ये सारी जो कंट्रीज थी इन्होंने ज्यादातर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था, सिटीजन्स को पता था कि वो किस चीज से सफर करके आए हैं। सिटीजन्स को पता था कि अगर उन्होंने दोबारा यही सोशलिस्ट सिस्टम कंटिन्यू रखा तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, उन्हें और ज्यादा सफर करना पड़ेगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो इस वजह से उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया और मल्टी पार्टी सिस्टम को स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया। पॉलिटिकल चेंजेस कौन कौन से आए? एंड ऑफ वन पार्टी सिस्टम। पहले सिर्फ वन पार्टी सिस्टम चला करता था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रूल किया करती थी। अब इस वन पार्टी सिस्टम को चेंज कर दिया गया। जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने, ज्यादातर कंट्रीज ने जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो अडॉप्ट किया। मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। क्यों? स्पेशली हम लोगों ने देखा था कि जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा पास में रह रही हैं, उन्हें पता है कि हाँ हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे कैपिटलिज्म की वजह से सिटीजन्स को कौन कौन से एडवांटेजेस मिल रहे हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बारे में लोग अवेयर थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। तो इस वजह से ज्यादातर जो हमारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने तो डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए। डिसइंटीग्रेशन के बाद काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। शिफ्ट फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी चला करती थी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी वेल्थ इक्वली अमंग ऑल द सिटीजन्स। तो जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। बट अब हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़ करके, सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़ करके हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। इन यूएसएसआर कंट्रीज ने, जो एक टाइम पीरियड पे ये यूएसएसआर कंट्रीज कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थी, वही सोशलिस्ट कंट्रीज जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज थी इंडिपेंडेंट होने के बाद, उन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी स्टार्ट करी। उन्होंने अपनी मार्केट ओपन अप कर दी। इंपैक्ट ऑन ईस्टर्न यूरोप, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा? ईस्टर्न यूरोप पे। जो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूएसएसआर कंट्रीज हैं, तो जो वेस्टर्न यूएसएसआर कंट्रीज थी उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ज्वाइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाटो। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने पहली बात वन पार्टी सिस्टम को खत्म किया, मल्टी पार्टी सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने बाद में जाकर के जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने बाद में जाके नाटो को ज्वाइन करा। नाटो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? अमेरिका की। यूएसएसआर के टाइम पीरियड से ही, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने से बहुत पहले से ही जो नाटो है वो फॉर्म हो चुका था। और यूएसएसआर और यूएसए, जिनके हम मिलिट्री अलायंस की बात कर रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर उन्होंने ग्रुप बना लिया था, अलायंस बनाए थे, फ्रेंडली रिलेशंस जो बनाए थे। तो उस अलायंस का नाम था, यूएसए के अलायंस का नाम था नाटो। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो काफी सारी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने नाटो को ज्वाइन किया और बाद में जाके यूरोपियन यूनियन बना था। तो यूरोपियन यूनियन में तो मोस्टली सभी यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, उन्होंने ये जो यूरोपियन यूनियन है वो बनाया है। अब नाटो एंड यूरोपियन यूनियन, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मेन कॉन्सिक्वेंसेस निकले यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से, आई होप आपको क्लियर हैं। और अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। अब पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम क्या है? जैसे हमें यूएसएसआर में देखने को मिला, सोशलिस्ट सिस्टम जो अपनाया गया, जो सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया, तो स्टार्टिंग के फेज में जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, सोशल वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बना रही थी, लॉज बना रही थी। फिर धीरे धीरे बीच में स्टालिन के टाइम पीरियड में, जोसेफ स्टालिन के टाइम पे हमें रिजिड फॉर्म देखने को मिला सोशलिज्म का, और उसी को सोशलिज्म के रिजिड फॉर्म को हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट रेजिम। तो ये जो कम्युनिस्ट रेजिम है वो स्टालिन के टाइम पीरियड से बनने लगी, यानी कि हमने सोशलिज्म को बहुत ज्यादा ही रिजिड फॉर्म में अडॉप्ट करना स्टार्ट किया जोसेफ स्टालिन के टाइम पीरियड पे, और वो कम्युनिस्ट टाइम पीरियड कहलाया गया। अब सोशलिज्म को हमने अडॉप्ट किया था जहां पे हम पहले सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने सिटीजन्स के पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू किया,
सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए, और जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होती चली गई, और ये जो सिस्टम था उसकी ही वजह से, इस अथॉरिटेटिवनेस की ही वजह से हम इसे कम्युनिस्ट सिस्टम कहते हैं, इसी वजह से। तो अब क्या हुआ, लास्ट टाइम पीरियड आते आते ये जो रिजिडिटी है वो दोबारा से खत्म हुई, और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। सो आई होप ये कम्युनिस्ट रजीम आपको समझ में आया है। अब पोस्ट कम्युनिस्ट यानी कि इस कम्युनिस्ट रजीम के खत्म होने के बाद का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद हमने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया। कैपिटलिस्ट कंट्री में हम लोगों को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना था, कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करना था, तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया, और उस प्रोसेस का क्या नाम है, शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी को ही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, मेनी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज अडॉप्टेड अ पॉलिसी कॉल्ड शॉक थेरेपी। अब सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन समझनी है। इट वाज अ मेथड ऑफ रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम अ सोशलिस्ट इकोनॉमी टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने सोशलिज्म को छोड़ करके कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। यानी कि अभी तक जितने भी यूएसएसआर की कंट्रीज जो थी, जो सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी, अब वो शिफ्ट कर रही हैं, अब वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को छोड़ के कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हैं, डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना चाहती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इस शिफ्टिंग का, इस ट्रांजिशन का जो प्रोसेस था, जहां पे हम सोशलिस्ट सिस्टम छोड़ के कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, और ये पूरा जो ट्रांजिशन जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ वो प्रोसेस कहलाया शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी की वजह से सोशलिस्ट इकोनॉमी से यूएसएसआर कंट्रीज ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, यानी कि सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में उन्होंने शिफ्ट किया। जब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, यानी कि जो यूएसएसआर से अलग हुई थी जो कंट्रीज, जो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी, उन कंट्रीज ने सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, एक प्रोसेस के थ्रू उन्होंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और वो प्रोसेस क्या कहलाया गया, शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के एम यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? टू एंड द स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। अब क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहते हैं और सोशलिज्म जो है उसे खत्म करना चाहते हैं, सोशलिस्ट सिस्टम को हम खत्म करना चाहते हैं, तो मतलब हमें क्या करना है, जो इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी पे जो स्टेट का कंट्रोल है, यानी कि जो स्टेट है वो क्या करती थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ना बढ़े सोसाइटी में, इसकी वजह से स्टेट वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी अमंग द सिटीजन्स। तो जो स्टेट का कंट्रोल है इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे, उस कंट्रोल को हटाया गया, और यही हमारा मेन एम था किसका, शॉक थेरेपी का। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी पे से हम स्टेट का कंट्रोल हटाएंगे, हम प्राइवेट ओनरशिप देंगे सिटीजन्स को, तब जाके सिटीजन्स जो हैं वो सही मायने में डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर पाएंगे, उन्हें सच में कैपिटलिज्म के जो एडवांटेजेस हैं वो मिल पाएंगे। टू इंट्रोड्यूस फ्री मार्केट प्रिंसिपल। अब जो हमारा एक और एम था, यानी कि ये दो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव थे शॉक थेरेपी के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टेट कंट्रोल ना हो हमारी इकोनॉमी पे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमारी मार्केट है उसे हमें ओपन अप करना है, जिससे कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली करवा सके, ग्लोबल मार्केट के साथ हम इजीली कनेक्ट कर पाए। तो इसलिए फ्री मार्केट देनी थी हम लोगों को, हमें ओपन करनी थी अपनी मार्केट। पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब शॉक थेरेपी के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि हमने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, हमने शॉक थेरेपी की वजह से हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर पाए, कैपिटलिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश कर पाए डिफरेंट कंट्रीज में, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी थी, यानी कि वही कैपिटलिज्म को हमने अडॉप्ट किया, इंटीग्रेटेड दीज कंट्रीज इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि ये जो कंट्रीज हैं इन्हें हमने ग्लोबल इकोनॉमी यानी ग्लोबल मार्केट के साथ ज्वाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में भी शॉक थेरेपी देखने को मिली हमें। तो रशिया जो है वहां पे शॉक थेरेपी की वजह से सोशलिज्म आइडियोलॉजी को छोड़ के कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसे अडॉप्ट किया गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया रशिया में, और रशिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। अब रशियन मार्केट जो है उसे ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ा, किसने? इसी कैपिटलिस्ट सिस्टम ने। यानी कि जब कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया गया रशिया में और डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में, और उन्होंने अपनी मार्केट को ओपन अप किया, तो उनकी मार्केट जो है, जैसे रशियन मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट के साथ इजीली कनेक्ट हो पाई, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने लगी, फॉरेन कंपनीज आके रशिया में सेटअप होने लगे, रशियन कंपनीज जो है, रशियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उन्होंने बाहर के देशों में जाके अब्रॉड में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी, कंपनी सेटअप करी। तो इस टाइप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है।
जो रशियन कंट्रीज, रशिया की जो इंडस्ट्रीज है, सिर्फ रशिया ही नहीं, डिफरेंट जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन कंपनीज आके सेटल हो रही हैं आपके देश में, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंपनीज जो हैं, वो आपके देश में आके आपकी नेटिव कंपनीज, नेटिव इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इस टाइप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। कहां पे? इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में। और ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स थे शॉक थेरेपी के, बट इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा थे। शॉक थेरेपी के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अभी तक हमने देखा था कि जब तक हम सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे यूएसएसआर में, तब तक क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो है वही सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रही है। सभी सिटीजन्स एम्प्लॉयड थे, कलेक्टिवली काम किया करते थे। फार्मिंग हमें देखने को मिली, कलेक्टिव फार्मिंग। जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, उसपे भी स्टेट का कंट्रोल रहा करता था। डिफरेंट जो फैसिलिटीज है, स्टेट प्रोवाइड किया करती थी सिटीजन्स को। बट अब क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अब हमने प्राइवेट ओनरशिप दे दी है। अब जो सिटीजन्स हैं, उन्हें जो भी करना है खुद करना है। सिटीजन्स को खुद से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और सिटीजन्स को खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। सब कुछ इंडिविजुअल्स को अकेले ही मैनेज करना है, जैसा कि हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। जो पर्सन अपनी एबिलिटी का यूज करके आगे बढ़ जाता है, वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो जाता है, वो वेल्दी हो जाता है। और जो पर्सन अपनी एबिलिटीज को नहीं निखार पाता, अपनी एबिलिटीज का यूज नहीं कर पाता, वो पुअर कैटेगरी में आ जाता है, यानी वो गरीब होता चले जाता है। ये हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम में देखने को मिलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, क्योंकि जो लोग अपने एबिलिटीज को पहचान के उन्होंने अपने आप को निखारा और ज्यादा डेवलप किया उन्होंने खुद को, तो वो एम्प्लॉयड हो गए और बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए। और जिन लोगों को अपनी एबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं था, जिन लोगों को अपनी स्किल्स के बारे में नहीं पता था, जिनमें कोई स्किल्स नहीं थी, कोई एबिलिटीज नहीं थी, वो अनएम्प्लॉयड रह गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट तो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है। राइज इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी यानी गरीबी बढ़ी। अब लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो गरीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी। अब जब गरीबी बढ़ रही है, यानी ज्यादातर लोग गरीब हैं, पुअर कैटेगरी में जा रहे हैं, और कुछ पीपल हैं जो रिच हैं, तो रिच और पुअर के बीच में हमें गैप देखने को मिल रहा है, यानी क्लास इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है हमें। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी। लॉस ऑफ स्टेट वेलफेयर बेनिफिट्स। जैसे स्टेट जो पहले वेलफेयर के लिए काम किया करता था, वेलफेयर पॉलिसीज बनाता था, वो अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से काफी सारे सिटीजन्स जो है उन्हें सफर करना पड़ा, काफी सारी फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। बट क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी है, तो डेमोक्रेसी में तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ, सोशल वेलफेयर के लिए डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बट उतनी नहीं जितने सोशलिस्ट सिस्टम में बनाई जाती हैं। क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम में तो गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज, इतने लॉज बनाती हैं, जो सिटीजन्स हैं वो टोटली कंप्लीटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं हर एक फील्ड में। बट कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंडिविजुअल्स को खुद से ग्रो करने का चांस दिया जाता है। कैपिटलिज्म जो है, उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया गया यहाँ पे, और उसके काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये लोगों के लिए, यानी सिटीजन्स के लिए बिल्कुल न्यू था। सिटीजन्स को पता ही नहीं था कि अगर गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स निकालना बंद कर दिया तो क्या होगा। पहले जो लोग, यानी कि जो सिटीजन्स कंप्लीटली गवर्नमेंट पे यानी स्टेट पे डिपेंडेंट थे, स्टेट की वेलफेयर पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही उन्हें सब काम करने होते थे, वो सब हम उन्हें देखने को नहीं मिल रहा। अब जो गवर्नमेंट है वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रही है, एम्प्लॉयमेंट चांसेस भी प्रोवाइड कर रही है सिटीजन्स को, बट उतने नहीं जैसे पहले किया करती थी। तो इसलिए काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले हमें। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, गरीबी बढ़ी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ी, और स्टेट वेलफेयर बेनिफिट्स जो है अब हमें उतने देखने को नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि स्टेट उतनी वेलफेयर पॉलिसीज नहीं बना रही जितनी पहले बनाया करती थी। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि शॉक थेरेपी क्या है, और शॉक थेरेपी की ही वजह से जो डिफरेंट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वो सोशलिस्ट सिस्टम को एंड करके कैपिटलिज्म को फॉलो कर पाई, कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर पाई, और इसी पूरे प्रोसेस को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी के काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।